हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 8 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है एंड उसके बाद हमने कुछ मेंस के क्वेश्चंस और कुछ MCQs दिए थे जिसे आप सब ने अच्छे से अटैम्प्ट किया है। आज की वीडियो में हम उसके सोल्यूशंस को कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। पहला, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल। तो जो वर्ड आपको दिख रहा है बाइंडिंग, तो एक तरह का जो है ऑब्लिगेशन दे देता है कि करना ही करना है, मतलब मैंडेटरी, जबकि हम जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक फंडामेंटल राइट में नहीं आपकी DPSP में मेंशन किया गया है। अगर ये फंडामेंटल राइट में होता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो एक इन्फोर्सेबल है, तो गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। बट क्योंकि एक DPSP में है जहाँ पे स्टेट के पास एक मोरल ऑब्लिगेशन होती है उसको मतलब उस पर बेसिकली लॉ बनाने की, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभी कितने ज़्यादा लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि इस तरह का कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि अभी सही टाइम नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने का। तो जो बाइंडिंग वर्ड है यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट जो इसका गलत है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। द प्रोविजन रिगार्डिंग टू सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कंटेंट इन पार्ट 3 नो। तो ये पार्ट 4 में DPSP के अंदर मेंशन है, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल 46 जो है बेसिकली बात करता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो यानी कि जो हमने DPSP देखा था उसमें जो आपने फ्री लीगल एड के बारे में सुना था, क्या वो आर्टिकल 46 में था? नो। किस में था? तो आपको याद होगा हमने इसको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर कवर किया था, आर्टिकल 39A। तो आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड के बारे में मेंशन किया था, 46 में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है आर्टिकल 44 जो है वो बेसिकली बात करता है प्रोवाइड्स द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है? आपकी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर, और क्योंकि वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर है तो किसके अंदर आएगी? वो आर्टिकल 40 के अंदर, ना कि 44। तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्ट स्टेटस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP इज करेक्ट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इन दोनों का जो रिलेशन है आज के प्रेजेंट डेट में कैसा चल रहा है। तो पहला पॉइंट देख सकते हैं, बोल रहा है DPSP कैन नॉट गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट इन एनी केस, मतलब बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं मिल सकती, तो ये गलत है। बिकॉज हमने देखा है जब हम DPSP का आर्टिकल 39 क्लॉज B और क्लॉज C से रिलेटेड अगर मान लो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है तो उस केस में जो फंडामेंटल राइट है आपके आर्टिकल 14, 19 एंड 31 को वॉयलेट अगर होते भी हैं तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए कहना कि बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन बी है ये DPSP ऑलवेज गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी बिल्कुल गलत है। सी कहते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज गेट प्रायोरिटी ओवर DPSP, तो ये भी गलत है बिकॉज हमने देख लिया है कि कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे DPSP को प्रायोरिटी मिली है ओवर द फंडामेंटल राइट्स। तो ऑप्शन डी कहते हैं इन सम केसेस DPSP में गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपका केस सही है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमने DPSP को प्रायोरिटी मिली है ओवर द फंडामेंटल राइट। वो कौन सा केस है? आर्टिकल 39B 39 क्लॉज B एंड क्लॉज C को जब इम्प्लीमेंटेशन करना है गवर्नमेंट को तो उस केस में उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं DPSP को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी इन चारों में से कौन सा जो है DPSP के अंदर आता है। तो पहला पूछा है द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, तो ऐसा कुछ आपने देखा था? नहीं। तो ये आप देखोगे इसमें DPSP में नहीं कवर है। नेक्स्ट है द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट इंडिया, येस ये बोला गया है। थर्ड देखते हैं द स्टेट शेल ट्राई टू डेवलप पॉपुलेशन पॉलिसी एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो ऐसा कुछ नहीं बोला। द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू प्रमोट टूरिज्म, तो ये भी नहीं बोला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओनली 2। तो आई होप आपने अगर अच्छे से वीडियोस को देखा होगा, चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव प्रेमेसी टू DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि जब बेसिकली चल रहा था, यानी कि जब गोपालन केस आया था 1967 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है, कोई राइट नहीं है कि बेसिकली वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स जो है किसी का छीन सके, ठीक है। तो फिर हमने देखा था उसके बाद पार्लियामेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट लेके आई थी। एक 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आई थी 1971 में, जहाँ पे उसने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो है उसे छीन सकती है अमेंडमेंट करके। फिर इस तरह से अमेंडमेंट 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 में, जिसमें आर्टिकल 31C को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था। उसके बाद हम देख सकते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, जिसने बेसिकली बात की थी कि जो स्कोप है आर्टिकल 31C का, जहाँ पे बोला जाता है कि जो DPSP में जो आर्टिकल 39
क्लॉज बी एंड क्लॉज सी है, अगर उससे रिलेटेड अगर राइट बनाना है, उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना है, तो उस केस में अगर आर्टिकल 14 और 19 और 31 को अगर वायलेट भी हो रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाएगा उस पर्टिकुलर लॉ को। बट इस अमेंडमेंट में बोला जा रहा था कि जो स्कोप है इस आर्टिकल 31C का, इसको और बढ़ा दिया जाए और इसके अंदर सिर्फ कुछ DPSP नहीं, सारे के सारे DPSPs को इम्प्लीमेंट करने की पावर होनी चाहिए पार्लियामेंट के पास, और उसका जो इफेक्ट है हर एक फंडामेंटल राइट में अगर पड़ रहा है तो उस पर्टिकुलर लॉ को जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते। तो ये चीज़ हमने देखी थी 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज इस अमेंडमेंट के थ्रू जो DPSP को ज़्यादा पावर मिल रही थी एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनर्वा मिल केस रूल दैट देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो पार्ट 3 इज लाइक फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 4 DPSP। तो यस, मिनर्वा मिल केस जो है बेसिकली काउंटर करने आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, कि जब ये वाला अमेंडमेंट एक्ट आया और इसमें बेसिकली ये क्लॉज डाला गया कि किस तरीके से आर्टिकल 31C का स्कोप बढ़ाना है, साथ ही साथ जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर छीनने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसके तो जुडिशरी ने इसके बिहाफ में बेसिकली मिनर्वा मिल केस में 1980 में जब आया था उन्होंने कहा था ये दोनों ही चीज़ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहला कि आप 31C का स्कोप इतना बढ़ा नहीं सकते, उसके अंदर सिर्फ आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करने की पावर होनी चाहिए, और साथ साथ जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है जुडिशरी से नहीं छीन सकते, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो जुडिशरी थी उसने लास्ट में ये कहा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बेडरॉक पे बना है जहाँ पे बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में। तो उसके तो हम कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड द DPSP मस्ट बी जस्टिसेबल। तो ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी जब ओरिजिनली DPSP को बनाया जा रहा था, रखा जा रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कुछ ऐसे DPSPs थे जो समय जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए और कुछ ऐसे थे जो बाद में जाके अमेंडमेंट्स के दौरान ऐड किए गए। तो आपको बताना इन चारों में से कौन से ऐसा DPSP जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम नहीं मैंशन था। तो सिटीजन्स राइट टू एन एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो ये ओरिजिनल जो DPSP था जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो उस टाइम था। फ्री लीगल एड की बात करें तो ये नहीं था, क्यों? बिकॉज इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी था एंड प्रोहिबिशन फॉर स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है द प्रेमिसेस गिवन टू ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रेजेंटली अगर देखें तो इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा। सेकेंड है प्रेमिसेस गिवन टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 14 to 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर DPSP। नो, बिकॉज हम जानते हैं DPSP में जो आर्टिकल 19 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो फंडामेंटल राइट है 40, 19, 31 को इग्नोर भी कर सकते हैं। सी देखते हैं, तो यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। सी कहता है प्रेमिसेस गिवन टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नो, ये भी गलत है। फोर्थ है प्रेमिसेस गिवन ओनली टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन क्लॉज बी सी ऑफ आर्टिकल 39 ओवर फंडामेंटल राइट्स 14, 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द DPSP के अंदर नहीं आता। पहला, द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यस, ये DPSP का पार्ट है। सेकेंड है द स्टेट शेल प्रमोट विद स्पेशल केयर फॉर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। तो ये भी है। सी है द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन टू एलिमेंट्री लिटरेसी। तो आप जानते हो कि ये पहले DPSP का पार्ट था, बट बाद में हम कह सकते हैं इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में आया था उसके थ्रू इसको चेंज कर दिया गया। और आज प्रेजेंट डेट में अगर हम देखें तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर जो आर्टिकल 45 है तो वहाँ बोला जाता है कि स्टेट जो है सिर्फ प्रोवाइड करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, यानी सिर्फ 6 years तक की एज के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का बात DPSP में बोली गई है। एंड इस चीज़ को जहाँ पे बोला गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 से लेकर 14 years तक एज को, तो वो चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट में ऐड कर दी गई है आर्टिकल 21A के अंदर, जहाँ पे राइट टू एजुकेशन का फंडामेंटल राइट जो है हर एक बच्चे को दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे DPSP के अंदर नहीं है। लास्ट पार्ट भी एक बार देख लेते हैं कि द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट, प्लेस और ऑब्जेक्ट आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो यस, ये हमारी स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखें। तो इसका आंसर 8 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका विद रिस्पेक्ट टू DPSP विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, नहीं है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, तो वो आपका आर्टिकल 42 में है, येस। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, वो आर्टिकल 14 के अंदर है, येस। नेक्स्ट है टू सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, वो आर्टिकल 47 में है। टू प्रोटेक्ट ऑल द मोनूमेंट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, तो वो आर्टिकल 50 में है, नो।
ये चीज़ जो है बेसिकली मेंशन की गई है आर्टिकल 49 में, और किसके अंदर है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर है। आर्टिकल 50 की बात करें तो वो बेसिकली बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चेंजेस मेड बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द डीपीएसपी आर करेक्ट। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान कौन कौन से डीपीएसपी को ऐड किया गया था वो आपको बताना है। पहला, इट इनेबल्स स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू इट्स सिटीजन, येस। इट प्रोवाइड फॉर द स्टेट टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग, येस। इट रिक्वायर्ड द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड स्टेटस, नो, बिकॉज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रेजेंट था। तो आपको पूछ बताना है कौन सा प्रेजेंट नहीं, कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है इसके अंदर कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान कौन कौन से डीपीएसपी को ऐड किया गया। तो पहला आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड दूसरा हो जाएगा सेकंड, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी जो फर्स्ट एंड सेकंड है इसको ऐड किया गया है। बाकी जो थर्ड था वो ओरिजिनली प्रेजेंट था हमारे डीपीएसपी के अंदर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज़ कवर हो गए हैं एंड आई होप आपको अच्छे से हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया हो। अब हम चलते हैं मेंस क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस दिए थे एंड आप सब ने काफ़ी अच्छे से रिप्लाई किया है एंड हम कोशिश करते हैं अभी ट्राई करने की इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी अगर कंट्री का गवर्नेंस करना है तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन दोनों को जो है डीपीएसपी को अपना एक गाइड, एक फिलोसफर की तरह जो है ट्रीट करना, बिकॉज इसको देखकर ही जो है वो पर्टिकुलर लॉज बना सकते हैं अपने सिटीजन्स के लिए। ठीक है, एंड बोला गया है कि इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमारे जो डीपीएसपी है आप उसको आइसोलेट करके नहीं चल सकते। क्यों? बिकॉज इसलिए क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है या पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है, तो हमारा डीपीएसपी जो है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है। ठीक है, और जब तक तीनों के तीनों आपस में अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगे तभी हमारा स्टेट का अच्छे से वेलफेयर हो सकता है एंड जो है हमारा जो स्टेट में जो गवर्नेंस है वो एक अच्छे से चल सकता है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर को कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें डिफाइन करना है फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, दोनों के बीच के डिफरेंस को बताना है। फिर आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाना है कैसे आप उन दोनों को इंटर रिलेट करके चल सकते हैं और कैसे एक भी जो है एक दूसरे के बिना आइसोलेट होकर काम नहीं कर सकता। तो स्टार्ट आप कर सकते हैं कि पहले तो फंडामेंटल राइट जो है आपके पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं एंड ये एक तरह का बेसिक राइट्स है जो हर एक इंडिविजुअल को दिया जाता है सो दैट कि उसका जो वेलफेयर मतलब अच्छे से हो सके एंड उसकी कोई भी ऐसे राइट्स जो उनसे कोई ना छीने, अगर छीनता भी है तो आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि फंडामेंटल राइट जो है नेगेटिव है किसके लिए, तो वो बेसिकली स्टेट के लिए नेगेटिव होता है बिकॉज वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं ला सकता जिससे किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को छीना जाए। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो डीपीएसपी में कि डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में को रखा गया है एंड डीपीएसपी एक तरह का जो है पॉजिटिव राइट है, ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट, यानी एक पॉजिटिव राइट्स की तरह काम करता है बिकॉज ये इम्पोज करता है पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट कि स्टेट को जो है इन्हें फुलफिल करने के लिए पर्टिकुलर लॉ लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन की। तो सबसे पहला आप डिफरेंस यही बता सकते हो कि जो हमारे जो डीपीएसपीज़ हैं वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, जिस तरीके से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ करती थी उसी तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको भी इसको बेसिकली इसे यूज़ करना पड़ता है सो दैट वो कंट्री का जो गवर्नेंस है अच्छे से चला सके। एंड दूसरा कि जो डीपीएसपी है नॉन जस्टिसेबल है, यानी आप इसके इन्फोर्समेंट के लिए पर्टिकुलर जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। बट अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इसे इन्फोर्स करवा सकते हो आप जुडिशरी में। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जाके इसे इन्फोर्स करवा सकते हो, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है। नेक्स्ट है जब भी इमरजेंसी होती है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के। ठीक है, बट अगर डीपीएसपी की बात करें तो इससे रिलेटेड ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि डीपीएसपी को कुछ सस्पेंड किया है बिकॉज डीपीएसपी तो एक तरह का ऑब्लिगेशन जो स्टेट को फुलफिल करना है, तो इमरजेंसी के टाइम तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर इमरजेंसी के टाइम गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को इंप्लीमेंट करना है तो वो लॉ ला भी सकती है, नहीं भी ला सकती। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं फैसिलिटेट किया जाता है गिवन बाय द स्टेट टू द पीपल, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिकली स्टेट ने दिए हैं हर एक सिटीजन्स को सो दैट हर एक सिटीजन्स जो है अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, उसको हर वो राइट मिलने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी ने बेसिकली डायरेक्शंस दी हैं, किसने दिए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है डीपीएसपी के तहत जो है स्टेट्स को डायरेक्शंस दिए हैं कि आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों को जो हम फंडामेंटल राइट्स में ऐड नहीं कर पाए बिकॉज उस समय कंट्री की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि ये सारे राइट्स जो है जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स है वो हर एक सिटीजन्स को मिल सके, बट फिर भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है हर एक स्टेट की कि उसको इससे फुलफिल करना है। जब भी ऐसी कंडीशन लगे कि हाँ अब हमारा कंट्री बेसिकली अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से डेवलप कर रहा है, तब उन्हें लगता है कि हमें ये पर्टिकुलर सोशल इकोनॉमिक राइट्स देने चाहिए तो उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को।
अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट की, जहाँ बोला गया था कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ठीक है, हमने आइसोलेट करके नहीं रख सकते, क्यों? बिकॉज डीपीएसपी और हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसके बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, तो वही हमारा डीपीएसपी जो है सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है। ठीक है, भले ही हमारा डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल क्यों ना हो, बट हमारी जुडिशरी ने कभी भी उसको सबऑर्डिनेट नहीं माना है फंडामेंटल राइट से। ठीक है, और वो चीज़ हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमारा जो डीपीएसपी में आर्टिकल 39 बी और सी है, क्लॉज बी और सी है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा जो फंडामेंटल राइट 14 और 19 अगर वॉलेट होता भी है तो उस पर्टिकुलर लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे। इसके थ्रू पता चलता है कि हमारे जो डीपीएसपी भले नॉन जस्टिसेबल ना हो, भले उनके पास कोई लीगल पावर ना हो, बट फिर भी इसको सबऑर्डिनेट नहीं माना जाएगा। यानी कहीं ना कहीं दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेट करते हैं। अब हम इसे कुछ जजमेंट से समझते हैं। सबसे पहला हमने देखा था कि केशव नंदा भारती, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो ये वाला जो बेसिकली केस आया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जो एक तरह का कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्साइंस है, एंड देर इज़ नो एंथिसिस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एंड वन सप्लीमेंट्स द अदर। यानी कोई भी किसी के सबॉर्डिनेट नहीं आता, वो एक दूसरे को सप्लीमेंट ही करते हैं। सप्लीमेंट इस सेंस में कि अगर जो राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स से मिल गए वो तो ठीक है, और जो राइट्स बच गए जो अभी भी इंडियंस को, सिटीजन्स को मिलने चाहिए थे, वो पर्टिकुलर राइट्स कहाँ से पूरे किए जाएंगे? डीपीएसपी से पूरे किए जाएंगे। तो फिर हम कैसे उसे सबॉर्डिनेट मान सकते हैं? नहीं, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट आप जजमेंट लिख सकते हो गोलकनाथ का। गोलकनाथ जब जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज हैं वो एक तरह का इंटीग्रेट स्कीम है विच हैज़ इलास्टिक इनफ टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस नीड ऑफ द सोसाइटी। यानी जो भी सोसाइटी की चेंजेस नीड होंगे, यानी जैसे सोसाइटी चाहती है वैसे इस पर्टिकुलर बेसिकली अपॉर्चुनिटी होगी तब जाके उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है आज से अगर 20-30 पीछे पे आप देखोगे तो समय थर्ड जेंडर के बारे में जो है कोई इतना सोचता नहीं था, या फिर कोई उनके राइट्स के बारे में तो बात ही नहीं करते थे। ठीक है, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था। बट आज की डेट में जब हमारे उन लोगों को भी थर्ड जेंडर की कैटेगरी में ला दिया गया है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी अब इतनी एडवांस हो गई है, या फिर उस पर्टिकुलर मेंटालिटी में आ गई है कि वो ये चीज़ समझती है कि वो लोग भी जो है उनको भी एक राइट मिलना चाहिए, उनको भी एक थर्ड जेंडर का कैटेगरी के अंदर उन्हें लाना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि डीपीएसपी में जो जो राइट्स हमें मिले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट उसे एकदम से इम्प्लीमेंट कर देगी। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे उस चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो है बेसिकली उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसे आज की डेट में अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे राइट्स फैल सकते हैं, ठीक है, दंगे वगैरह हो सकते हैं। बट एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहाँ पे हम कह सकते हैं तब हमारी सोसाइटी इतनी एडवांस हो गई होगी, वो इस चीज़ को समझती होगी कि हमारे लिए अभी ये मैटर नहीं करता कि हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं, नहीं, मैटर ये करता है कि हम एक इंडिया का पार्ट हैं, और इंडिया का पार्ट है तो हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत एक नेशन वाइड सिविल लॉ होना चाहिए जो हम सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, उस समय जो भी पर्टिकुलर लॉ बनाए जाएंगे उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि हिंदू के लिए अलग से लॉ है, मुस्लिम के अलग से लॉ है, नहीं, वो इस चीज़ को समझेंगे कि हम सब इक्वल हैं, हमारा रिलीजन बाद में आता है, सबसे पहले हम एक इस देश के सिटीज़न हैं, और क्योंकि हम एक इंडियंस हैं तो हमें बेसिकली हमारे राइट है कि हम सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और इक्वालिटी कौन प्रमोट करेगा? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली आपको इक्वालिटी ही प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट केस है पथुमा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था कि जो पर्पस है डीपीएसपी का फिक्स करना है सर्टेन सोशो इकोनॉमिक गोल्स को फॉर इमीडिएट अटेनमेंट बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ नॉन वायलेंट सोशल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक तरह का सोशो इकोनॉमिक जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं उन सबको ख़त्म करनी है, उनको फिक्स करना है। तो कहीं ना कहीं हमें इन पर्टिकुलर गोल्स को जो अचीव करना ही पड़ेगा, और पर्टिकुलर गोल्स कहाँ मेंशन किए गए हैं? डीपीएसपी में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, भले ही कुछ राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो है उन माइनॉरिटीज़ को दे दिए गए हों, बट फिर भी हमारे जो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो अभी भी देना बाकी हैं वो हमारे डीपीएसपी में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट केस है मिनर्वा मिल केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एंड इन दी देमसेल्व्स, यानी वो अपने आप में अंत नहीं है, बट दे आर द मीन्स ऑफ टू एंड। ठीक है, बट वो एक पाथ है हमें एंड तक ले जाने के लिए। ठीक है, यानी कि सोसाइटी को किस तरीके से ग्रो करना है, कैसे सोसाइटी आगे प्रोग्रेस करेगी, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारे डीपीएसपी में जो पर्टिकुलर प्रोविजंस है वो किस तरीके से गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, यानी जहाँ पे बोला गया है कि हर एक को वर्क मिलना चाहिए, हर एक को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, एक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें जो डीपीएसपी में लिखी हुई हैं आज की डेट में अगर उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो आप सोच सकते हो कि हमारी कंट्री कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकती है और कितना ज़्यादा एडवांस बन सकती है। ठीक है, आज की डेट में जितनी भी एडवांस कंट्री है वो एडवांस क्यों है? बिकॉज वहाँ पे आप हर चीज़ की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपनी कंट्री में वो चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली डीपीएसपी जो हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट केस था IR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ
स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली कहा था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कि दैट द इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ मिडिल पाथ, कि हमेशा गवर्नमेंट को एक मिडिल पाथ ही चूज़ करना है बिटवीन दी इंडिविजुअल लिबर्टी, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में बताया गया है, एंड पब्लिक गुड, दैट इज़ डीपीएसपी। यानी कि भले ही हम किसी को सबॉर्डिनेट ना माने, ठीक है। आज की डेट में हम ये भी नहीं कह रहे पूरी तरह से कि फंडामेंटल राइट ही सुपीरियर है और डीपीएसपी इन्फीरियर है, नहीं। ना ही हम ये कह रहे कि डीपीएसपी ही सुपीरियर है, फंडामेंटल राइट इन्फीरियर, नो। आज की डेट में हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच में जो है बैलेंस बना के चलना, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो भी गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा ना करे सिर्फ फंडामेंटल राइट पे ही जो है अपना ध्यान रखे और लोगों के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने में रह जाए, नहीं। उससे बेसिकली पब्लिक गुड हो या डीपीएसपी हो, इन सबको भी फॉलो करके चलना है। और जब लगे कि कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जहाँ पर लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का बेनिफिट हो सकता है, बट उसके कारण अगर फंडामेंटल राइट को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँच रहा है, तो उस केस में जुडिशरी जो है इस बात पर ध्यान देगी कि उस पर्टिकुलर लॉ जिसमें डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो कितने परसेंट लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आज की डेट में हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि कौन किससे सुपीरियर है, कौन किससे इन्फीरियर है, नो। आज की डेट में दोनों को साथ में लेके चलना और हमेशा एक मिडिल पाथ फॉलो करना ही एक सही सोल्यूशन माना जाता है। और जुडिशरी का भी यही कहना है कि दोनों में बैलेंस बना के चलना ही हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको सिक्योर करता है, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका बेडरॉक यही है कि हम दोनों को जो है बैलेंस बना के चल सके, ठीक है। और क्योंकि हम ये बात बोल रहे हैं कि किस तरीके से वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो हमारा राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जहाँ पे हम बात करते हैं कि जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से 6 साल की उम्र तक, ठीक है, उसके बाद 6 साल से 14 साल की उम्र तक इनकी जो एजुकेशन है किस तरीके से दी जाएगी कि जब से बच्चा पैदा हुआ है उससे 6 साल की उम्र तक उसका जो एजुकेशन है वो डीपीएसपी के थ्रू जो है गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ेगा, और 6 साल से 14 साल की एज तक उससे फंडामेंटल राइट के थ्रू पूरा करना पड़ेगा। तो यानी इस केस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी, सप्लीमेंट्री भी, यानी कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आप यही लिख सकते हो कि जितनी भी जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसके थ्रू यही पता चलता है कि दोनों के बीच में जो है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एक नेचर है और दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। एंड अगर हमें सोसाइटी में हारमोनी बना के रखनी है तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। एंड अपने आप में एक हारमोनी बना के रखना कंट्री में वो भी एक बेसिक फीचर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज़ बोली गई कि कैसे आपको फ्रेटर्निटी बना के रखनी है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, भाईचारा बना के रखना है, अच्छे से आपको एक दूसरे के बीच में रिलेशन बना के रखना है, ठीक है। तो अच्छा रिलेशन बनने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की तो है, बट साथ साथ गवर्नमेंट की भी है कि वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर काम करे और हमेशा बैलेंस क्रिएट करे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। तो इसको आप इस तरीके से बेसिकली जो है ख़त्म कर सकते हो। एंड आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज करना है वेदर द नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ डीपीएसपी मेक देम सब सर्वेंट टू फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे डीपीएसपी जो है एक नॉन इन्फोर्सेबल क्योंकि नॉन इन्फोर्सेबल नॉन जस्टिशेबल है। तो नॉन जस्टिशेबल होने के कारण, नॉन इन्फोर्सिबिलिटी होने के कारण क्या हम ये कह सकते हैं कि वो एक सबसर्वेंट है फंडामेंटल राइट से, मतलब फंडामेंटल राइट से क्या कम वैल्यू है इनकी। तो इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो सबसे पहले आप बता सकते हो कि किन किन बेसिस पे, यानी कौन कौन सा ऐसे राइट है जहाँ पे देखा गया कि फंडामेंटल राइट जो सुपीरियर है डीपीएसपी से। क्यों? बिकॉज डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिशेबल है, फंडामेंटल राइट जो क्या है आपका जस्टिशेबल है। फिर आपको बताना है कि किस तरीके से जो है पर्टिकुलर जजमेंट्स आई थी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से बताया कि डीपीएसपी की भी उतनी वैल्यू है जितनी फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको हर एक जजमेंट्स को यहाँ पे कोट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं उनके आर्गूमेंट्स भी लिख सकते हो, जिससे अब अभी हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो सबसे पहले तो आप ये बता दोगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में आता है, किस तरीके से हमने जो लास्ट क्वेश्चन में जो प्रोसीड किया था कि आप लिख सकते हो कि बेसिक राइट्स सारे सिटीजन्स को मिलने चाहिए, वह जहाँ पे डीपीएसटी पार्ट 4 पे आता है, जहाँ पे वो सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है और कंट्री में गवर्नेंस चलाने के लिए एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। फिर आपको बेसिकली बताना है कि किस तरीके से आर्टिकल 32 जो है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है, वो बेसिकली राइट्स देता है हर एक सिटीजन्स को कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए। बट हम देखेंगे डीपीएसपी के केस में ऐसा कोई भी राइट नहीं है जो बेसिकली बोले कि डीपीएसपी जो है जस्टिशेबल है, ठीक है। और क्या रीज़न है इसको जस्टिशेबल कर रखने का, तो ये भी हमने देखा था, ठीक है। बट हम देखते हैं कि आर्टिकल 37 की अगर हम बात करें तो वो एक तरह का डीपीएसपी को फंडामेंटल मानते हैं टू द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, एंड ये स्टेट का एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि उसे वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर वो स्टेट में वेलफेयर चाहते हैं, यानी सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए उनको इनको ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यानी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 32 इंश्योर्स करता है कि इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, वहीं आर्टिकल 37 गिव्स ओनली द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। कोई लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है डीपीएसपी का, बट आर्टिकल 37 जो एक मोरल ऑब्लिगेशन डालता है स्टेट के ऊपर कि आपको करना ही करना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे किस तरीके से जो है
तो अब हम देखते हैं कैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पर्टिकुलर जजमेंट के थ्रू जो है सुपीरियर माना गया है डीपीएसपी से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चंपारण द्वाराजन केस जो कि 1951 में आया था। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी जो सुप्रीमेसी है, मतलब कल को अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में, तो हमेशा फंडामेंटल राइट की जीत होगी। ठीक है, और डीपीएसपी जो है हमेशा सब्सिडी ही रहने वाले फंडामेंटल राइट्स में। तो ये हमने कब देखा, जो चंपारण द्वाराजन केस आया था 1951 में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद हम नेक्स्ट जजमेंट की बात करते हैं, गोलकनाथ। तो गोलकनाथ केस जो कि 1967 में आया था, उसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पार्लियामेंट जो है किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकती डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी कि कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता इम्प्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी को। ठीक है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में कही थी। उसके बाद हम देखते हैं फिर पार्लियामेंट ने किस तरीके से अपना अमेंडमेंट लेके आई। ठीक है, बट अभी हमें यहाँ पे सिर्फ बात करनी है कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट को जो है पर्टिकुलर जजमेंट्स में सुप्रीम माना गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था, जहाँ पे बेसिकली बात की गई थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सुप्रीमेसी दी जाएगी ओवर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बट इस चीज़ को जो है बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था मिनर्वा मिल केस जो कि 1980 में आया था। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर जजमेंट से आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है सुप्रीमेसी देखने को मिली है फंडामेंटल राइट्स की ओवर द डीपीएसपी। पर हम कह सकते हैं भले ही फंडामेंटल राइट सुप्रीम रहे हों एंड डीपीएसपी से, बट कहीं ना कहीं आज की डेट में भी हम मानते हैं कि कंपेयर करना फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी को इज़ जस्ट लाइक अ कंपेयरिंग एप्पल विद द ऑरेंज। ठीक है, एप्पल और एक ऑरेंज दोनों फ्रूट हैं और किस तरीके से दोनों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो उसी तरह से हमारा जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है, भले ही कुछ केसेस में एक दूसरे से कोई ना कोई सुप्रीम हो, बट आज की डेट में दोनों को बैलेंस वे में लेके चलना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे जो है पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो डीपीएसपी हमारे सोशो इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है, जो कि हमारे वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। एंड प्रेजेंट पोजीशन भी यही है कि पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को फॉर इंप्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी को, सो लॉन्ग एज द अमेंडमेंट डज नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी पार्लियामेंट को कि वो कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करें। नेक्स्ट आप कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकते हो एक्सपर्ट का, जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि डीपीएसपी की यूटिलिटीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने कवर भी किया था चैप्टर के दौरान। तो सबसे पहले बता सकते हो किस तरह से एमसी चांगला जी ने बेसिकली कहा था कि हमारे जो डीपीएसपी हैं अगर वो फुली इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो हमारे कंट्री जो एक तरह का हेवन की तरह ट्रीट होगा अर्थ में। ठीक है, बिकॉज डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हर एक सिटीजन्स के सोशल हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स है, दोनों तीनों के तीनों जो अच्छे से सिक्योर हो पाएंगे और हमारा एक वेलफेयर स्टेट बनने में हेल्प करेगा। सिमिलरली बी आर अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा था कि डायरेक्टिव्स जो होते हैं ग्रेट वैल्यू है बिकॉज दे लीड अंडर दैट द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो सिक्योर होती है, तो वहीं सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारे डीपीएसपी के थ्रू सिक्योर की जाती है। नेक्स्ट जो है बेसिकली एमसी सेतलबर्ट जी ने क्या कहा था कि हमारे जो डीपीएसपी हैं उनको बेसिकली यूज़फुल बेकन राइट्स की तरह जो यूज़ किया जाता है कोर्ट्स को, मतलब जुडिशरी की तरह, मतलब जुडिशरी जो है बेसिकली इन डीपीएसपी को एज अ यूज़फुल बेकन राइट की तरह ट्रीट करती है। यानी कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि कोई पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, तो उस केस में जब वो जुडिशियल रिव्यू करेगी तो डीपीएसपी को बेसिकली वो एक तरह का पाथ यूज़ कर सकती है उसको, उस पर्टिकुलर जजमेंट को, उस पर्टिकुलर केस को बेसिकली देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रियम्बल में जो जो चीज़ें बोली गई हैं कि आपको सिटीजन्स के लिए सिक्योर करवाना है, उनका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो इन सबको सिक्योर करवाने के लिए जो है डीपीएसपी काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी में ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इन सबको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डीपीएसपी भले ही नॉन जस्टिशेबल क्यों ना हो, बट उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम उससे फंडामेंटल राइट्स से सुपीरियर नहीं, मतलब इन्फीरियर तो बिल्कुल नहीं मान सकते और सबसेवेंट भी नहीं मान सकते। तो इस तरीके से आप अपना आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो गई हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड कोई और भी अच्छे पॉइंट्स आपको पता हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना एंड हम उसको फर्दर कंसिडर करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, सो दैट हर किसी को इस वीडियो का बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।